हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिमेट्रिकल वाला खत्म हो गया, तो आज क्या करेंगे, ऑप्टिकल के जितने सारे चीज़ें हैं वो सारे मैं बताती हुई जाऊंगी, ठीक है। और कन्फर्मेशन की जो भी है कन्फर्मर जो सारे है मैं वो बाद में पढ़ाऊंगी आपको। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एंड उसके बाद में जब क्लासिफिकेशन में कर रही थी उसके टाइम में बताई थी। ज्योमेट्रिकल में हम इजेड ट्रांस सीस वगैरह पढ़े, एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर, उसकी ज़रूरत क्यों है, एंड आरएस नोमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चन है आपको देख के ही लगेगा कि हाँ आरएस नोमेनक्लेचर क्वेश्चन है, मैं तो इजीली कर लूँगी। उसी तरह से मैं पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। कि आरएस नोमेनक्लेचर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में, वो एक्चुअली क्या है, वो ना हर एग्जाम में आता ही है, चाहे वो आपकी जेई नेट हो जाए या बीएससी लेवल हो जाए, पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, जहाँ पे भी हो वो कहीं पे भी क्वेश्चन आता ही है। उसके लिए आरएस नोमेनक्लेचर मैं आपको बहुत इजीली पढ़ाऊंगी कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, जैसे आपके जितने भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ उसमें क्या करती थी, जो भी नाम है उसको लेके मैं आपको समझाती थी। तो यहाँ पे क्या नाम है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ते थे, लाइट के बारे में पढ़ते थे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट के सोर्स को यूज करके हम आइसोमेरिज्म करेंगे। मतलब जो भी आइसोमर्स है वो कैसे पता चलेगा कि आइसोमर प्रेजेंट है। इसके बहुत आइसोमर का मतलब क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स होनी चाहिए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए। एंड ये क्या है, स्टेरियो आइसोमर है। स्टेरियो आइसोमर का मतलब क्या है कि वो उसका जो स्पैटियल अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट तरह से होगा। तो वो तो होगा, लेकिन उसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, लाइट को यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, लाइट के सोर्स को हम यूज करके यहाँ पे जो भी हमारा आइसोमर्स प्रेजेंट होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लाइट के सोर्स के पहले प्रॉपर्टी ये है, देखो ऑप्टिक्स तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, बस थोड़ा सा बताते हुए जाऊंगी। लाइट के क्या है प्रॉपर्टी, वो ना हर तरह से वाइब्रेट होके आते हैं। उसकी जो वेव्स है वो डिफरेंट तरह से मतलब सारी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट होके आती है। तो इसीलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हर डायरेक्शन से। इसका मतलब नहीं कि आपको इतना ही एरोमैट ड्रॉ करना ही नहीं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है वो हर डायरेक्शन से वाइब्रेट होके आती है या ऑसिलेट होके आती है। तो इस लाइट सोर्स को यूज करके हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर से। तो पहले क्या करेंगे, लाइट के सोर्स लेंगे। देखो इस तरह से हम लेंगे, ये हो गया हमारा लाइट का सोर्स। देखो क्या हो रहा है, ये हर डायरेक्शन से वाइब्रेट होके आ रही है। ये हो गया हमारा क्या, लाइट का सोर्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा सारी डायरेक्शन से अगर लाइट आ रहा होगा वो हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट होके आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक डायरेक्शन की लाइट को हम लेंगे। देखो क्या करेंगे, तो क्या हम एक पोलराइजर लेंगे। क्या लेंगे, पोलराइजर, एक प्रिज्म की तरह एक पोलराइजर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर। तो ये करेगा क्या, पोलराइज करेगा। ये जो लाइट हर डायरेक्शन से वाइब्रेट होके आ रही है, इसका क्या करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन को ये निकालेगा, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन वाले लाइट को ये पोलराइज करके निकालेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट तो ले लिए। अब क्या करेंगे, इस लाइट के सोर्स को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो भी है उसके अंदर पास करेंगे। ले लो यहाँ पे एक हमारा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर से ये लाइट पास होके आएगा। ओके, तो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है लाइट का, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो इसको इस जो लाइट का डायरेक्शन है इसको घुमा देगा। कि कहाँ से घुमाएगा, ये ऐसा है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ से राइट से घुमा सकता है, और क्या कर सकते हैं, इस तरह से लेफ्ट में घुमा सकता है, ठीक है। लाइट क्या आ रहा था, हमने ये सारे डायरेक्शन में आ रहा था। ओके, हम मेनली क्या करते हैं, सोडियम लाइट को लेते हैं, सोडियम में जो येलो लाइट है उसको लेते हैं। तो क्या हो रहा है, उस सारे डायरेक्शन से वाइब्रेट होके आ रहा है, ठीक नहीं। उसको क्या करेंगे, इस पोलराइज के अंदर से पास करके एक ले लिए, एक डायरेक्शन वाला लाइट, ये लो
ले लो कि ये है डायरेक्शन वाला लाइट। क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करेंगे। तो ये क्या है, इस तरह से पास हुआ। लेकिन अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो क्या करेगा, इस लाइट को आइदर यहाँ से घुमा सकता है और यहाँ से घुमा सकता है। समझ में आया, ये राइट में घूम सकता है या लेफ्ट में घूम सकता है। ठीक है, तो अगर राइट में घुमा तो क्या बोलेंगे, अगर राइट में आ गया तो इसको बोलेंगे डी आइसोमर। ओके, अगर लेफ्ट में घुमा तो बोलेंगे एल आइसोमर। देखो इजी है नाम याद करना, लेफ्ट में एल आ रहा है, राइट में डी आएगा। ओके, एल फॉर लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट में घूम रहा है तो इसको बोलेंगे एल आइसोमर, अगर राइट में आ रहा है तो उसको डी आइसोमर। डी एंड एल हमें नाम करना है, लेफ्ट में आया तो एल, राइट में आया तो डी। ठीक है, याद आ गया। तो ये हो गया हमारा जो प्रोसेस है लाइट को लेके, हम कैसे करते हैं आइडेंटिफाई। तो अब ये बात आ रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा, अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये लेफ्ट या राइट में घुमाएगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव होगा कौन, ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा कौन। तो उसका बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज है, उसको बेस करके हमें पता चलेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो हम देखेंगे। और यहाँ पे एक बात कहते हुए जाऊंगी, जो डी एंड एल आइसोमर है ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर एक कंपाउंड हम ले रहे हैं कि अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, फिर अगर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हम ले रहे हैं और उसका जो मिरर इमेज होगा उस कंपाउंड क्या होगा, अगर ये वाला डी है तो वो वाला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एंड एक बात और कि यहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा वाला डी है कौन सा वाला आर है, सॉरी एल है। ओके, क्या है, कोई भी हो सकता है जो ऑप्टिकल एक्टिव हम कंपाउंड लेंगे, अगर एक मतलब राइट में घुमाने से डी एंड एल पता चल गया हमें, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब कंपाउंड को देख के ही नहीं बोल सकते कि कौन सा वाला डी होगा कौन सा वाला एल होगा। ठीक है, एंड डी आइसोमर जो है ये क्या करेगा, लाइट को घुमाएगा राइट के तरफ, एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट को घुमाएगा एल आइसोमर, पर कितने एंगल में घुमाएगा ये भी हम नहीं कर सकते। ओके, वो एंगल क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके पता करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला जाने दो, पहले हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर डिटरमाइन करना है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए जो क्राइटेरिया की जरूरत होती है वो पहली बात ये है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होने की जरूरत है। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैं बात बता रही थी क्या कि डी आइसोमर एंड एल आइसोमर क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। तो वो जो मिरर इमेज आएगा दोनों का वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मतलब दोनों डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैच हो गए तो आइसोमर कहाँ से बना, है कि नहीं, तो वो दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। ओके, तो जो भी हम यहाँ पे कंपाउंड ले रहे, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोई OH COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ये वाला कंपाउंड ले लो, लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मिरर पास करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा OH, इस तरफ आ जाएगा COH, इस तरफ आ जाएगा क्या CH3, एंड इस तरफ आ जाएगा H, है कि नहीं। OH आ गया एंड यहाँ पे H आ गया, CH3 दूर पे था, यहाँ पे आ गया, COH यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, है कि नहीं। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल नाम आ रहा है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल के मतलब क्या है, अगर इस मतलब जो भी मिरर इमेज आया उसका, इसको लेके अगर इसके ऊपर रख ले तो क्या होगा, ये इम्पोज नहीं होगा, ये डिफरेंट कंपाउंड आएगा। ले लो हमारे हैंड को, देखो ये है हमारा हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर मिरर इमेज हम लेंगे इस तरह से आएगा, कोई भी मतलब मैच तो नहीं है, आइडेंटिकल तो ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मिरर रख ले हम तो ये कुछ इस तरह से ही आएगा। इसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं, इस तरह से आएगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। ले लो एग्जाम्पल की तरह, यहाँ पे कोई मिरर इमेज अगर हम रखते हैं तो इसका मिरर इमेज इस तरह से कोई आएगा। लेकिन अगर इसको हम इम्पोज करें, ये तो मैच नहीं कर रहा है कि नहीं, मिरर इमेज है, ये मैच नहीं कर रहा। अगर इसको हम यहाँ पे रख ले ऊपर तो इम्पोज होगा क्या, सुपर इम्पोज नहीं होगा ये, क्यों, देखो क्या मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ अलग अलग आ रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो क्या हो रहा है, इस तरह से। और कुछ एग्जाम्पल बना रही हूँ, यहाँ पे कोई पी लेटर ले लो, ये क्या हो गया, इसका अगर मिरर इमेज लेंगे हम इस तरह से आएगा, है कि नहीं। क्या ये इसके ऊपर रखने से इम्पोज हो जाएगा, नहीं होगा। पर कहाँ पे इम्पोज हो रहा है, इस ओ को ले लो, यहाँ पे ओ बन जाएगा, इसको यहाँ पे रख लो, इम्पोज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज एंड इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। समझ में आया। सुपर इम्पोसिबल एंड नॉन सुपर इम्पोसिबल होता क्या है, जहाँ पे मिरर इमेज तो हमें लेना है, मिरर इमेज जो होगा अगर वो इम्पोज हो गया, मतलब ये जैसा है ये वैसा ही आएगा, पूरा मैच कर गया, उसको अगर इसको लेके इसके ऊपर रख ले क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा सुपर इम्पोसिबल। पर
हमें क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब जो भी मिरर इमेज आएगा वो मैच नहीं करना चाहिए, ये क्राइटेरिया गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, जो भी मतलब यहाँ पे हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होना चाहिए, ये जो कार्बन है, बीच में जो कार्बन है, इस ये क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर होना चाहिए। क्या आ गया वर्ड, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर, मतलब और एक इसका नाम है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। तो ये दोनों वर्ड कहां से आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन होगा, ये जो भी चार मतलब एटम या ग्रुप को लगा होगा वो सारे डिफरेंट होना चाहिए। आया समझ में बात। फर्स्ट क्या था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, और क्या बात आई कि ये जो एटम्स लगे होंगे, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो जो भी चारों ग्रुप से एटम लगे होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट आ गया, पहले आया नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, देन आया कायरल कार्बन सेंटर। ओके, तो जो कंपाउंड होगा, तो क्या ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये बात देखते हैं पहले। ओके, देखो कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है, चारों के चारों तो ग्रुप डिफरेंट होगा, तो हम बोलेंगे कायरल कार्बन, तो जो भी एटम्स लगे होंगे अगर वो डिफरेंट है तो उसका मिरर इमेज तो कभी इम्पोज नहीं करेगा, ये बात श्योर है कि नहीं। पर कभी कभी क्या होता है, जो कायरल कार्बन है एक अगर प्रेजेंट हो, अगर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो वो तो इम्पोज नहीं करेगा, ये बात श्योर है। तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। हम कंपाउंड को देख के बोल सकते हैं कि एक कार्बन प्रेजेंट है एंड चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल कार्बन है एंड मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन एक कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे कोई CHO लगा लो, यहाँ पे कोई CHO लगा लो, ठीक है, ये कंपाउंड है लेफ्ट। ओके, तो इसका मिरर इमेज पहले लेते हैं, क्या हो रहा है, पहले देख लो कायरल कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, CHO, OH, H एंड ये बड़ा वाला ग्रुप, तो ये क्या बन गया, कायरल कार्बन, सारे के सारे डिफरेंट है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, OH, H, CHO एंड ये बड़ा वाला ग्रुप, तो ये भी कायरल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कायरल कार्बन सेंटर है, ये एक बन गया और ये एक बन गया। तो इसका मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे, देखो क्या हो रहा है, CHO यहाँ पे बन गया, यहाँ पे CHO, ये जो H है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये OH जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एंड यहाँ पे H रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे OH रिफ्लेक्ट होगा, ये बन गया इसका मिरर इमेज, है कि नहीं। और ये दोनों वही कायरल कार्बन हो गए। तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन गए, ऑप्टिकल आइसोमर, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर एंड ये एक ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, एंड यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है दोनों मिरर इमेज है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, इन दोनों एक दूसरे की एनांसियोमर है। क्या है, एनांसियोमर, समझ में आया, एनांसियोमर। तो ये जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, ये वाला देखो क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो इसका और एक आइसोमर क्या पॉसिबल है, देखो बता रही था, हमारा वहां पे क्या था, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO था एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे मतलब ऑल्टरनेट होके आ रहा था। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H एंड यहाँ पे H, ये लिखिए। ओके, तो ये भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे HOH लगा था, यहाँ पे HOH लगा था, वही लगा है। वहां पे क्या हो रहा था, H के नीचे OH था, यहाँ पे OH के नीचे OH, H के नीचे H है, तो ये भी एक इसका आइसोमर होगा, है कि नहीं। तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, क्या आ रहा है, देखो ये क्या है, सेम कंपाउंड है ना, ये दोनों कायरल कार्बन ही हो गए, लेकिन इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, ये दोनों बनेंगे मिरर इमेज। तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं एनांसियोमर, ये बात आपके दिमाग में आएगी। लेकिन यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेसो कंपाउंड होगा, ये वाला जो कंपाउंड है मेसो कंपाउंड होगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक
आप मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो, अगर एक प्लेन पास करो तो इस तरफ भी जो रह गया कंपाउंड एंड इस तरफ भी जो रह गया वो क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन गया। तो ये जो प्लेन पास किया उसको बोलेंगे हम क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है एक कंपाउंड में तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेसो कंपाउंड। क्या बोलेंगे, मेसो कंपाउंड। ओके, तो मेसो कंपाउंड जो है वो उसका मिरर इमेज एंड वो कंपाउंड कभी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, मतलब वो जो हमारे लाइट है उसको घुमा नहीं पाएगा। ठीक है, ये बन गया मेसो कंपाउंड एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कैन बी आइसोमर, एक मतलब इस कंपाउंड का ये एक आइसोमर होगा लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। दो बात बताऊंगी यहाँ पे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो बातें हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो चीज क्या होगी, हमारी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको एक दो एग्जांपल मिल जाएगा। तो देखिए क्या देखोगे, अगर एक से ज्यादा हमारा कायरल कार्बन आ रहा है तो आपको प्लेन पास करके दिखना है कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी प्रेजेंट है। अगर है तो ये क्या बन जाएगा, मेसो कंपाउंड एंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ये सारी बात आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। ओके, पहली बात क्या है, हमें देखना है कि मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होता है कि नहीं, और क्या देखना है, कायरल कार्बन क्या क्या प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन है कायरल कार्बन तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, सोचने की जरूरत नहीं है, चारों की चारों डिफरेंट एटम लगे होंगे ना तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन एक से ज्यादा अगर हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ है या नहीं। अगर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ आइसोमर ही होगा। ओके, तो क्या होगा, वो दोनों तरह से नहीं दिखाएगा, मतलब उसका कोई एनहांसियोमर हम नहीं पाएंगे। ओके, या डीएल कोई भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला खत्म हुआ। देखो हमने ये जो कंपाउंड किए थे इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, CHO, यहाँ पे CHOH, CHOH एंड CHO, ये वाला कंपाउंड था, है कि नहीं। और इसका कितने आइसोमर हमारा आया, देखो यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, OH, यहाँ पे H, CHO, ये वाला एक जो कि मेसो कंपाउंड है। और दो क्या आया था, जो एनहांसियोमर की तरह आया था, क्या ऑल्टरनेट करके लिखे थे ना, यहाँ पे HOH, CHO एंड यहाँ पे HOH, ये वाला एक। एंड इसका मिरर इमेज एक था, क्या था वो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CHO, OH, H, CHO। ठीक है, ये तीनों आ रहे थे क्या, इसकी आइसोमर्स। ओके, तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे हम। ये दोनों तो आइसोमर है, पता है हमको, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और बात आएगी, यहाँ पे अगर हम मिरर इमेज पास करते हैं, देखो ये तो क्या हो रहा है, मिरर इमेज इसका है नहीं, लेकिन एक बात आप देख सकते हो, ये दो जो पार्ट है ये आइडेंटिकल आ रहा है एंड ये जो पार्ट है ये मिरर इमेज आ रहा है। देखो इतनी पार्ट जो है, ये जो आधा पार्ट है ये मिरर इमेज आ रहा है एंड ये जो आधा पार्ट है ये आइडेंटिकल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, तो ये क्या हो रहा है, आइडेंटिकल। एंड ऊपर का जो आधा पार्ट है क्या हो रहा है, मिरर इमेज। तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं डायस्टेरियोमर। क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर। ठीक है, क्या आ रहा है, उसी तरह ये एक डायस्टेरियोमर बन गया। इसी तरह इसको एंड इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का पार्ट आइडेंटिकल आ रहा है और नीचे का पार्ट क्या आ रहा है, मिरर इमेज आ गया। तो ये क्या बन गया, ये भी डायस्टेरियोमर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम आ गया, एनहांसियोमर एक एंड डायस्टेरियोमर एक। तो एनहांसियोमर क्या होगा, एग्जैक्ट मिरर इमेज। ठीक है, जो कंपाउंड हमारा होगा, मिरर अगर पास करेंगे तो जो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर मतलब जो भी कंपाउंड रिफ्लेक्ट करेगा उन दोनों को हम बोलेंगे एनहांसियोमर। एंड अगर आधा पार्ट मिरर इमेज हो रहा हो एंड आधा पार्ट आइडेंटिकल हो रहा हो तो उसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर।
समझ में आया? ये दोनों बात, डायस्टेरियोमेर क्या है एंड एनंसियोमर क्या है, समझ में आया? फिर हम जाएंगे और एक टर्म की तरफ, क्या है वो? रेसिमिक मिक्सचर। तो वो क्या है देखते हैं। देखो और एक टर्म आई क्या? रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे कंपाउंड में ले रही हूँ, यहाँ पे लेट COOH है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे है क्या? लेट दिस कंपाउंड। ओके, यहाँ पे मैं इसको 3D स्ट्रक्चर की तरह दिखा रही हूँ, मतलब दो प्लेन में आ रहे हैं एंड दो, एक वेज पे एक डैश पे। ओके, वो बात बताऊंगी मैं, डोंट वरी, वेज डैश क्या है बताऊंगी मैं। तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से आएगा? देखो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे है क्या? COOH, यहाँ पे आ गया क्या? OH एंड इस तरफ से आ गया क्या? H। तो ये दोनों क्या है? हमारा मिरर इमेज, मतलब एनहांसियोमर है, एनहांसियोमर है। एंड इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। ओके, तो लैक्टिक एसिड में अगर देखेंगे हम, यहाँ पे ये बन सकता है D, ये बन सकता है L, और ये बन सकता है L, ये बन सकता है D। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कौन से वाला L है, कौन से वाला D है, ठीक है? अगर ये D बनेगा तो ये L आएगा, अगर ये L आएगा तो ये D आएगा। तो एक बात आ रही है, अगर हम लैक्टिक एसिड के कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं तो वहां पे D एंड L आइसोमर्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, है कि नहीं? वहां पे D आइसोमर भी प्रेजेंट हो सकता है, L आइसोमर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर D एंड L आइसोमर 50% हो, यहाँ पे D आइसोमर हो 50%, L आइसोमर हो 50%, मतलब आधा D आधा L अगर हो तो उसको बोलेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आई? क्या है? अगर D आइसोमर 50% है तो L आइसोमर अगर 50% होगा तो उसको बोलेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर। और एक D एंड L के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसमें पहली जो ऑप्टिकल आइसोमर जब शुरू किए थे, क्या बोले थे मैंने? वो जो मतलब लाइट है उसको घुमाता है कुछ एंगल में, अगर घुमाएगा इस तरह से, कोई मतलब हमारा लाइट है इस तरह से सीधा, तो इसको घुमाएगा ऐसा, तो कुछ एंगल फॉर्मेशन होगा ना, तो जो सीधा लाइन है एंड जो एंगल बनेगा रोटेट होने के बाद कुछ एंगल बनेगा, तो जो भी एंगल D आइसोमर बनेगा, लेट D आइसोमर बना रहा है 23 डिग्री, 23 डिग्री। ओके, तो याद रखो अगर D है तो प्लस घुमाएगा, राइट की तरफ घुमा रहा है ना, तो उसको प्लस के सिंबल से हम देते हैं प्लस, ठीक है? अगर ये D आइसोमर प्लस 23 घुमा रहा है तो L क्या करेगा? -23 घुमाएगा, ठीक है? -23 घुमाएगा, मतलब जो लाइट के सोर्स आ रहा है, अगर एक कंपाउंड के आइसोमर प्रेजेंट है तो जितनी एंगल ये बनाएगा D वाला राइट में, उतनी एंगल L बनाएगा लेफ्ट में। ओके, समझ में आ जाएगा? तो अगर एंगल हमारा सेम हो तो हमें पता चलेगा ये कि ये दोनों कंपाउंड एक ही है, सिर्फ आइसोमर डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आया? बहुत सारी बात बता चुकी हूँ, इसको मिलाते हुए समझते हुए जाओ। ओके, तो DL आइसोमर के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगले वीडियो में वो बताऊंगी। अगर मैं फिर से इसके मतलब इस चैप्टर में अगर और वीडियो बनाऊंगी इसके कैलकुलेशन के बारे में, सारे बताऊंगी, क्योंकि हमने सिर्फ नोमेनक्लेचर खत्म किए ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट की यूज होगी यहाँ पे। ओके, तो पहले हम ये नॉर्मल कंसेप्ट लेके जाएंगे, RS नोमेनक्लेचर खत्म करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे बाकी के सर कंफर्मेशन वगैरह मैं बाद में बताऊंगी। तो DL आइसोमर खत्म हुआ, पर यहाँ पे देखो D एंड L जो है, हम देख के कंपाउंड देख के ये नहीं कर सकते कौन से वाला D है कौन से वाला L है कि नहीं? तो हम यहाँ पे और एक नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, उसका नाम है RS नोमेनक्लेचर। क्या है? RS नोमेनक्लेचर। तो R का मतलब रेक्टस, S का मतलब सिनिस्टर, ये मतलब लैटिन वर्ड से आया है। तो R अगर है तो वो राइट की तरफ घुमाएगा एंड S अगर है तो लेफ्ट की तरफ घुमाएगा। तो देखते हैं किस तरह से घुमाता है, क्या है वो देखते हैं। देखो अब हम बढ़ेंगे क्या? RS नोमेनक्लेचर में। देखो RS नोमेनक्लेचर में क्या आ रहा है? RS नोमेनक्लेचर, ओके, RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो RS नोमेनक्लेचर में ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है, ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर होना जरूरी है। तो जो भी है मतलब क्या है, फर्स्ट जो आ रहा था मतलब जो कंडीशन आ रहा था, क्या होता था, वो जो कार्बन है उसमें चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है कि नहीं? तो जो चारों ग्रुप होंगे वो सारे क्या होना चाहिए? डिफरेंट। मतलब अगर हम ABCD ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हो, देखो ABCD अगर है, ठीक है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले आरएस नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, उसको अकॉर्डिंगली हम आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे हर जो भी इजेड जब हम कर रहे थे कुछ रूल्स को लेके कर रहे थे, है कि नहीं, तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ रूल्स है, बहुत बेसिक सा रूल्स है, आराम से आपको हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे ABCD जो है अलग अलग ग्रुप है, तो हमें क्या करना है, पहले प्रायोरिटी डिटरमाइन करना है, कौन सी मतलब ग्रुप कौन सी प्रायोरिटी होगा, पहले ये देखना है। और प्रायोरिटी किसके हिसाब से करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है CIP रूल। CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रायोरिटी डिटरमाइन करना है। तो अगर लेट ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, लेट ओके। तो हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान में देनी है, जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी होगा, ये चार प्रायोरिटी के बेस में है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, ये 4 वाला, है कि नहीं। तो जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हमें क्या करना है, इस नीचे जगह पे लाना है, यहाँ पे लाना है हमें D वाले ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ है, तो पहले लोएस्ट वाला बता रही हूँ, देखो ले लो, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, लेट। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल के थ्रू जा रही हूँ, देखो लेट यहाँ पे हमें चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे, तो लेट यहाँ पे है, ऑलरेडी प्रेजेंट है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो क्या करना है, हमको 1 2 3 को लेके हमें घुमाना है, क्या 1 then 2 then 3, बेसिक सा है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 जाना है, 4 को आउट करो, 4 तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 1 2 3 के बेसिस में जाना है। 1 2 3 कहाँ से आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो घूम रहा है राइट की तरफ घूम रहा है, और हमें और इजीली क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को लेके भी कर सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या बनेगा, ये देखो इस तरह से घूम रहा है ना, यहाँ पे आगे इस तरफ से, मतलब यहाँ से ऐसे, क्या है ये क्लॉकवाइज रोटेशन, है कि नहीं। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो क्या बनेगा, ये R बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो क्या बनेगा, S बनेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये बन गया R आइसोमर। समझ में आया। तो और एक बात देखो, अगर यहाँ पे हम इस तरह से बनाते, अगर यहाँ पे A B C D जो भी है, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ से 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो ये किस तरह से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इस तरफ से आगे इस तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाता क्या, S आइसोमर, है कि नहीं। तो इन दोनों में एक बात नोटिस करो, अगर इसको देखो और इसको देखो, प्रायोरिटी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, ABCD को ध्यान में रखो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये क्या हो रहा है, मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, तो एग्जाम्पल में जो लास्ट वाला हमने किया था लैक्टिक एसिड वाला, उसको ले लो। देखो यहाँ पे क्या होता था, COOH प्रेजेंट था, एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट था, एक OH प्रेजेंट था एंड एक H प्रेजेंट था, ओके। एंड इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इसे सोचो क्या है, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H, इस तरह से आएगा कुछ, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे CIP रूल के हिसाब से, पहली बात क्या है CIP रूल में, वो एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो, और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मॉलिक्यूलर मास देखोगे आप, मतलब एटॉमिक मास देखोगे, एटॉमिक मास जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके हिसाब से देखोगे, मास के हिसाब से। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ज्यादा किसका हुआ, ऑक्सीजन का, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या है, कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, तो इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, पहली एटम सेम है मतलब नेक्स्ट एटम में जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, O प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दूसरी प्रायोरिटी किसको मिली, COH को, तीसरी किसको मिलेगी, इसको, एंड लोएस्ट किसको मिलेगी, इसको। उसी हिसाब से यहाँ पे देखें, OH को हो गया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 हो गया। अब क्या करना है, रोटेशन करना है, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हाइड्रोजन वो नीचे प्रेजेंट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रोटेशन करना है, ओके। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 यहाँ से आया, मतलब ये किस तरह से रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब ये क्या बन गया, R बन गया। समझ में आया। यहाँ पे देखो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, क्या आ रहा है, ये किस तरह से रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये बन गया S। समझ में आया। तो ये बन गया एक एग्जांपल। अगर ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है H जो प्रेजेंट है, ये क्या है, नीचे प्रेजेंट था, तो
तो हम इजीली क्या कर ले, रोटेशन कर ले। तो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है आर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एस, तो अगर वो वाला ना हो, मतलब ये हाइड्रोजन या लोएस्ट पैरिटी, ऐसा नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा, लोएस्ट पैरिटी जो भी है, फोर्थ क्वेश्चन जिसको भी मिले, अगर वो लोएस्ट मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम रोटेशन कर लेते थे। अगर ये यहाँ पे जगह यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो क्या करेंगे, देखो उस तरह से एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता दूं, एक यहाँ पे ये दोनों क्या है, एनांसियोमर है, मिरर इमेज है एनांसियोमर। तो अगर एक एनांसियोमर हमारा आर आ रहा है तो याद कर रख लो कि दूसरा हमारा एस आएगा। ओके, जो मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज ये है, तो अगर ये आर है तो ये क्या होगा, एस होगा। ये बात ध्यान में रखते हुए जाना। अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है कुछ भी, मतलब उसका एनांसियोमर बनाओ एंड उसका आर एस नोमेनक्लेचर करो, तो आपको इजीली कैसे करना है, एक बना दिया आप आर, तो इसका जो भी आइसोमर होगा, एनांसियोमर होगा, उसको फटाक से एस लिख देना। अगर एक आर है तो दूसरा एस आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके, और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन है, ये जो चारों ग्रुप प्रेजेंट है, हम यहाँ पे ले लो Cl, यहाँ पे I, यहाँ पे F, यहाँ पे Br, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, I आएगा। एटॉमिक नंबर हिसाब से जाओ, यहाँ पे I पहले आएगा, फिर आएगा क्या, ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन, ये आ जाएगा, है कि नहीं। और इसका मिरर इमेज भी बना लो, एक साथ करते हुए जाएंगे। ये कार्बन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये हो गया इसका क्या, मिरर इमेज। तो प्रायोरिटी दे दो, यहाँ पे बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करो, जो फोर्थ प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको कैसे करेंगे हम, एक डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाएंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, तो इसको लाएंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, देखो अगर इस तरह से कंडीशन आया, मतलब ये जो इस जगह पे, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इस जगह पे प्रेजेंट हो, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले पोजीशन को फिक्स करना है एंड रोटेट इस तरह करना है कि ये वाला यहाँ पे आ जाए, एक रोटेशन पे। हो गया, क्या करेंगे, एक ही पोजीशन का गैप है ना, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, अगर इसको हम रोटेट कर ले इस तरह से, देखो फिक्स करना है, इसको कर लिए फिक्स। क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, एंड ये चला जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया, ये सी, यहाँ पे ये Cl है, ये फिक्स है, तो ये Br चला जाएगा यहाँ पे, बन गया Br, I चला जाएगा यहाँ पे, एंड F आ जाएगा कहाँ पे, नीचे से। हो गया, प्रायोरिटी के हिसाब से ये लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे आ गया। इस तरह से इसको भी कर लेते हैं, देखो एक बार में ये फ्लोरीन आ जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे फ्लोरीन था, इस तरह से रोटेशन किए, फ्लोरीन अब यहाँ पे है, तो इस तरह से रोटेशन करेंगे तो फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसको इस तरह से रोटेशन करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से अगर करेंगे, फ्लोरीन आया नीचे, आयोडीन चला जाएगा यहाँ पर, एंड Br चला जाएगा यहाँ पर। देखो ये दोनों भी मिरर इमेज आ रहे हैं, है कि नहीं, एक साथ करते हुए जा रही हूँ इसलिए। ओके, तो हमारा प्रोसेस जो है सही से जा रहा है। इसको ऊपर वाला को फिक्स कर लो, नीचे से इस तरह से घुमाना है कि फ्लोरीन हमें एक ही मतलब छोटी सी रोटेशन पे क्या आ रहा है, हमारा नीचे आ रहा है। तो क्या हो गया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर एंड ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, वही रोटेशन करके हमें आर एस नोमेनक्लेचर करना है। ये नीचे आ गया ना, अब आराम से हम कर सकते हैं। ये है 1 हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमें किसको देखना है, 1 2 3 को। तो 1 से आया 2 पे, 2 पे आया 3 पे। तो किस तरह से रोटेशन हो रहा है, इस तरह से, मतलब कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बन गया हमारा S। यहाँ पे देखो 1 से लेके 2 पे, 2 पे लेके 3 पे। ये किस तरह से हो रहा है, इस तरह से, मतलब ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज R बन गया। समझ में आया किस तरह से करना है। अगर ये साइड में कोई कहाँ पे भी प्रेजेंट हो, इस जो लाइन पे है, इस लाइन पे अगर प्रेजेंट हो, हमें क्या करना है, ऊपर वाले पोजीशन को फिक्स करके नीचे से रोटेशन करना है। और एक ट्रिक बताओ क्या करना है, अगर इस तरह से कोई भी मतलब ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, हमें क्या करना है, उसी तरह से 1 2 3 करके रोटेशन कर देना है, और जो आएगा उसका ऑल्टरनेट लिख देना है। देखो करते हुए जा रही हो, यहाँ पे ये कंपाउंड है ना हमारा, क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। ये है हमारा कंपाउंड। ट्रिक
ट्रिक को लेके जाके, ये रोटेशन करने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे पोजीशन पे प्रेजेंट हो, नंबरिंग कर लो पहले, क्या है 1 2 3 ये बन गया, ये 4 है, तो 4 लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, ये वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, जो जैसे भी है उससे रोटेशन पहले कर लो, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, जो आया उसको ऑल्टरनेट कर देना। ये देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है ना क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ये चेंज हो जाएगा इसमें, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह यहाँ से देखो क्या है ये 1 2 3, तो यहाँ से अगर घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, मतलब एस आ रहा है तो इसको रोटेट कर लो, क्या है आर, तो ये 1 आर, देखो आ रहा है ना आंसर, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर इस वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो, ये जो लाइन पे प्रेजेंट हो हमारा आइटम, लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी अगर यहाँ पे हो, रोटेशन आप मतलब आपको फटक से करना है, आंसर आपको जल्दी जल्दी करना है, तो ये रोटेशन करने पे टाइम जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आ रहा है 1 2 3 घुमा के जो भी आएगा हमारा आर हो या एस हो, उसको ऑल्टरनेट कर देना है। याद करो इस पोजीशन पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट हो तो तभी ये करना है। ठीक है, तो ये वाला खत्म हुआ। अब क्या करें, लोएस्ट अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल करेंगे, ऊपर अगर लोएस्ट प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे कोई CHO ले लो, यहाँ पे CH2CH3 ये ले लो, यहाँ पे ले लो हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे ऐसा लेना है कि ये लोएस्ट में ना आए, हाँ ये बन गया तो लोएस्ट, ये CHO है ना, हाँ। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे, पहले क्या है OCCC, तो पहले कौन सा है O, तो ये बन गया 1, यहाँ पे क्या है ये CHO है एंड CH2 CH3 एंड CH3, तो किसको देखेंगे पहले, कार्बन तो सबका सेम है, तो नेक्स्ट एटम को देखो, CHO मतलब इस तरह से है ना, तो ये क्या है, एक ऑक्सीजन में लगा है 2 कार्बन एंड एक हाइड्रोजन में, तो क्या करेंगे हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये बन गया हाई प्रायोरिटी। देन इन दोनों को अगर देखेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो ये बन गया ज्यादा प्रायोरिटी, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 2 हो गया। तो लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, ऊपर है, तो हमें क्या करना है, ये इसको टोटल 180 डिग्री रोटेशन करना है। ओके 180 डिग्री रोटेशन करना है। ये क्या है CH3, हाँ चलो रोटेशन करते हुए लिखेंगे डायरेक्ट, ये इस तरह से 180 रोटेशन कर लो, तो ये टोटल अगर घुमा देंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा वहां पे, एंड CH चला जाएगा ऊपर, CH3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया CH3, CH गया ऊपर, CH2 CH3 आ जाएगा यहाँ पे, एंड OH आ जाएगा यहाँ पे, बन गया ये, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप नंबरिंग करो, क्या आ गया ये, पहले OH पे करेंगे, फिर 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लोएस्ट कहाँ पे है, नीचे है। अब रोटेशन कर लो 1 से 2, 2 से 3, क्या आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस आ रहा है कि नहीं, एस आ रहा है। तो और एक बात यहाँ पे ध्यान लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अगर इसको हम इस तरह से ऐसे रख के ही रोटेशन कर रहे हैं तो भी एस आ रहा है कि नहीं, तो भी एस आ रहा है। तो एक बात यहाँ पे मैं बता लूँ, अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है तो हम रोटेशन करके, ये हमारा मेथड है, नॉर्मल मेथड, हमको इसको लोएस्ट में लाना है, तो ये जनरल फॉर्मूला लेके हम ये कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर आपको जल्दी करना है, क्या करेंगे, जैसा है वहीं से कर लो, वही आएगा। यहाँ पे देखो एस, यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं। अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है तो फिर हम वही कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। खत्म हुआ। ये अगर नीचे प्रेजेंट हो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट प्रेजेंट हो क्या करेंगे, और ऊपर प्रेजेंट हो क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोबेबिलिटी में बताती हुई जा रही है। समझ में आ रहे हैं। तो ये बन गया क्या हमारा फीचर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं क्या, फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब इस तरह से जो लिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे हम फीचर प्रोजेक्शन। जैसे कि हम नॉर्मली मतलब ये प्लस की तरह लिख रहे हैं, तो ये बन गया हमारा फीचर प्रोजेक्शन। अगर फीचर प्रोजेक्शन में दिया हो तो इस तरह से करेंगे। अगर हमें वेज डैश मतलब कॉन्फ़िगरेशन में दिए हो वेज डैश फॉर्मूला के साथ, तो हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। आप देखो वेज डैश फॉर्मूला जो है वो किस तरह से गिवन होगा, हमें इस तरह से। ठीक है, एक हमारा आएगा इस तरह से वेज में, और एक आएगा इस तरह से डैश में। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है ये पहले समझो। देखो
ये जो है, ये जो नॉर्मल लाइन जो लगा हुआ है, इसको हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे सोच लो कि प्लेन में है, ये दोनों ग्रुप क्या है, प्लेन में है। और ये जो है बाहर निकला हुआ है, मतलब ये डैश सॉरी वेज में जो है उसको सोचो कि ये बाहर निकला हुआ है, एंड जो डैश है पीछे है। हमारा कार्बन का जो ये मतलब sp3 हाइब्रिडेशन है कि नहीं, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड, बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बन गया ये sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। अगर ये दोनों को हम प्लेन में ले रहे हैं तो एक क्या होगा, प्लेन से बाहर होगा, एक क्या होगा, प्लेन के अंदर होगा। तो जो बाहर है उसको हम इस तरह से वेज में दिखाएंगे, और जो पीछे है उसको इस तरह से डैश में दिखाएंगे। समझ में आया? तो अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, पहले ये बात हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। तो हम इस यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगी इसको फिशर में कन्वर्शन करके कैसे करते हैं। जो नॉर्मल हमारा मेथड है उस तरह से बताऊंगी, फिर आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देखो इसको क्या करेंगे, हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको इस तरह से हमें करना है कि ये क्या बनेगा, यहाँ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 2 वेज में आएगा एंड 2 डैश में आएगा। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। ये बीच में कार्बन है, समझ लो, बताने की जरूरत है, बीच में कार्बन है। इस तरह से हम करते हैं ना, इसको कार्बन समझते थे, है कि नहीं। तो ये जो मतलब कन्फ्यूजन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है। तो ये जो मतलब 2 क्या होगा, वेज में होना चाहिए एंड 2 पीछे चला जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को देखो, ये वाला कन्फ्यूजन है कि नहीं। तो अगर इसको हमें इस तरह से रोटेशन कर ले तो ये जो प्लेन में था ये क्या हो गया, पीछे आ गया। ये जो पीछे है मतलब डैश में है, पीछे मतलब डैश में ना, तो ये जो ये दोनों था ये आगे दिख रहा है कि नहीं। ये दोनों क्या है, आगे दिख रहा है, जो प्लेन में था वो दोनों पीछे आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे ABCD करके ले रहे हैं, देखो ABCD अगर इस तरह से ले रहे हैं तो ये था इस तरह से C एंड D, C था आगे, D था पीछे। इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से रोटेशन करेंगे, जो वेज एंड डैश में जो था वो दोनों आगे ले आए, तो ये जो प्लेन में था वो दोनों क्या हो जाएगा, पीछे जाने जाएंगे। और ये क्या हो जाए, यहाँ पे A आ गया, B इधर आ गया, देन D आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे। समझ में आया? क्या था, ये था हमारा A, ये था B, प्लेन में जोड़ते थे, फिर C था आगे, D था पीछे। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से रोटेशन किए कि जो वेज एंड डैश वाला थे वो दोनों आगे आना चाहिए, एंड जो प्लेन में मैंने प्लेन में होते थे वो दोनों क्या हो गया, पीछे आ गया। तो क्या हो गया, ये D एंड C ये बन गया, A एंड B ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अब क्या, इस तरह से A B C D। अब भाई हमें पता है रूल, इसको मतलब जिस तरह भी मतलब कन्वर्शन होगा लोअर प्रायोरिटी को देख के हम कर सकते हैं आराम से। तो पहले क्या किया हमने, इसको यहाँ तक कन्वर्शन किए, फिर इसको लेके हम RS नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। तो पहले कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ले लो OH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे है ले लो क्या है, हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे डैश में है क्या, CS ले लो, ठीक है। चारों की चारों डिफरेंट है कि नहीं। तो अगर इसको हम मिरर इमेज देंगे तो क्या बनेगा, ये एक साथ करते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया COOH, यहाँ पे आ गया क्या, वेज में आ गया हाइड्रोजन, डैश में आ गया क्या, CS3, ठीक है। तो इसको हम एक साथ करते हुए जाएंगे। तो ये किस तरह से, CS3H आ गया बाहर, देखो कंफ्यूजन करके दिखाती हूँ पेन के साथ। CS3 मतलब हाइड्रोजन आगे है, CS3 पीछे है, एंड OH ऊपर है, ठीक है, एंड जो COH है इस तरह से है, ये चारों प्रेजेंट है। तो इसको क्या करना है, हमें इन दोनों को आगे लाना है, मतलब इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या आ गया, पीछे आ गया, ओके। समझते हुए जाओ, क्या करना है, इन दोनों को हमें आगे लाना है, तो इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, इसको बनाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ओके। तो क्या बन रहा है, ये दोनों वेज में आ जाएगा, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया क्या हमारा CS3, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, ये डैश में चला जाएगा, डैश में क्या है, OH प्रेजेंट है, और नीचे जो है डैश में क्या है, COH प्रेजेंट है, हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, इस तरह से OH ऊपर,
COOH नीचे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, अगर इसको हम करेंगे RS नोमेनक्लेचर क्या है, यहाँ पे 1 बन गया, ये बन गया 2, ये 3, ये 4। वही ये लैक्टिक एसिड है, पहले मैं कर चुकी हूँ नंबरिंग, तो आप देख लो ये, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे उसके। तो 1 2 3 4 बन गया। तो कहाँ पे ये हाइड्रोजन 4 पे है, यहाँ साइड में प्रेजेंट है। ट्रिक के हिसाब से जाऊंगी इस बार। ओके, तो देखो यहाँ पे OH 1 पे है, COH2 ये 3, तो किस तरह से घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्या आ गया, क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन ये साइड में प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा ये S। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड CH3 किस तरह से है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वेज में आ जाएगा, ये दोनों जो है पीछे चला जाएगा। ओके, तो ये किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे आ गया क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया क्या, CH3, ऊपर है हमारा क्या, OH, नीचे है हमारा COOH। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में OH COOH CH3 एंड H हो गया, ठीक है। तो अब नंबरिंग कर लो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। वही ट्रिक के हिसाब से जाएंगे, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, मतलब इस तरह से घूम रहा है। तो ये किस तरह से घूम रहा है, इस तरह से S में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा क्या, R बन जाएगा। समझ में आया। तो ये सारे है हमारा, मतलब ये है मेथड, एक्चुअल मेथड के हिसाब से हम गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो, इस तरह से वेज एंड गैस में आप कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो आप कर सकते हो। समझ में आया। तो ये जो सारे हमने किए, ये कायरल कार्बन को लेके किए, है कि नहीं। तो ये क्या था, कायरल कार्बन था, इसीलिए कंपाउंड क्या था, कायरल था, है कि नहीं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव था, मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट था, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप थे, इसके लिए वो क्या था, हमारा कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव था, और उसका हम RS कंक्लूजन कर पाए, है कि नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे क्या होता है, कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर भी कंपाउंड क्या आता है, RS नोमेनक्लेचर में ऑप्टिकल एक्टिव दिखाता है। ओके, तो किस तरह के कंपाउंड, एग्जाम्पल ले लो, एक हमारे पास है आलिन, इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखो। ओके, यहाँ पे कोई भी ABCD लगा हो। ओके, इसको अगर आप देखोगे, पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऐसा आपका ख्याल आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, देखो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन बीच का जो कार्बन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई, एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब ये क्या बन गया, sp हाइब्रिडेशन। स्ट्रक्चर करके एक्सप्लेन करके जाऊंगी। देखो, तो बीच का जो कार्बन है वो बन गया sp हाइब्रिडाइज, मतलब इसका लीनियर ऑर्बिटल आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा sp हाइब्रिडाइज। तो इसका एक यहाँ पे, ये जो दोनों हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड ये है एक p, मतलब एक इसको ले लो py, एंड पीछे एक है pz, ले लो। इसको मैं समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। देखो पहले ये है एक कार्बन, बीच का कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन है, लेकिन ये क्या है sp2, मतलब इसका क्या है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक sp2 होगा। ओके, तो ये इसका भी क्या है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है। एंड ये जो है यहाँ पे कोई भी बॉन्ड होके है, यहाँ पे ABCD बॉन्ड करके हुआ है, मतलब है बॉन्ड कर क्या हुआ है। तो इसके पास क्या है, एक ऑन हाइब्रिडाइज P होगा, एंड इसके पास भी एक ऑन हाइब्रिडाइज P होगा, और ये ऑन हाइब्रिडाइज P क्या करेंगे, इस कार्बन के जो 2 ऑन हाइब्रिडाइज P प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड करेंगे। लेकिन एक बात देखो, अगर ये मतलब इसका ऑन हाइब्रिडाइज P अगर Y के साथ बॉन्ड कर रहा है, ले लो ये इसके साथ पाई बॉन्ड कर रहा है, तो ये PY इसके लिए तो अवेलेबल होगा नहीं, तो ये P किसके साथ करेगा, PZ के साथ। उसी तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर इसका अगर sp2 है ना, एक S 2 P, तो इसका अगर px P एंड py अगर हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है, तो इसका क्या जाएगा, S के साथ px एंड pz जा रहा होगा उस हिसाब से, क्योंकि हमें
पाई बॉन्ड करना है ना, ठीक से, ये कंपाउंड पाई बॉन्ड करेगा, तो इसके हिसाब से अगर ये पी वाई के साथ कर रहा है बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, पी जेड के साथ पाई बॉन्ड करेगा। समझ में आया? आपको स्ट्रक्चर करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पाई पी वाई है, पी वाई का मतलब क्या है, वाई एक्सिस ले लो कि ये वाला एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई है एंड ये है हमारा जेड। तो वाई का जो पी ऑर्बिटल होगा वो इस तरफ के जो कार्बन होगी उसके साथ बॉन्ड करेगा, है कि नहीं। तो इसका जो बाकी दो मतलब प्लानर है इस तरफ से रहेगा, ओके। एंड ये जो पी जेड ऑर्बिटल है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, तो इसका क्या होगा, इस तरफ से रहेगा। तो ये जो मतलब ये जो हमारा ग्रुप हो गए, अगर ये इस तरह से आ रहा है, प्लेन में आ रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, इस तरह से आएंगे, ओके। जैसे हम कार्बन में देख रहे थे ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो प्लेन में आ रहा था, एक वेज एंड एक गैस में, उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। अगर ये दोनों हमारा प्लेन में इस तरह से आएंगे, अगर इस तरह से दो आ रहे हैं तो ये इस तरह से आएगा। समझ में आया? तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर ये डबल बॉन्ड दो है, देखो यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास इस तरह से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। अगर तीन आ गया तो सेम प्लेन में आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है वो देखते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कार्बन मतलब ये जो कंपाउंड है आलिन का स्ट्रक्चर, कंपाउंड के क्या बोलते हैं, आलिन बोलते हैं, ओके। ये जो आलिन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मतलब यहाँ पे दो ग्रुप अगर प्लेन में है तो ये क्या हो रहा है, वेज क्लास में आ रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखो अगर इस तरह की कंपाउंड हमारे पास है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H है, तो ये कंपाउंड का हम कर सकते हैं। इसको ये मत सोचो कि CH3 CH3 HH ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर CC ट्रांस, इस तरह से नहीं। यहाँ पे हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे, ये देखो हमारे यहाँ पे कंडीशन ये रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे दोनों सेम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे भी दोनों सेम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोनों प्लेन पे है तो इसको हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, ये एक वेज पे है एक डैश में है, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी तरह से देखो, सोच लो कि ये दोनों प्लेन में है एंड ये वेज में आ गया CH3 एंड ये एक डैश में है, ठीक है। इस तरह से सोचो। तो इसको क्या करना है, रोटेट किस तरह से करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये दोनों क्या आ जाए, हमारा इस तरह से वेज में आ जाए एंड जो प्लेन का जो है वो डैश में चला जाए। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, ओके। तो इसको क्या करेंगे, ये है हमारा CH3, ये H है, तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे है क्या, ये इस तरह से घूमेगा ना, तो ये हाइड्रोजन है, ये CH3। तो आप ये मत बोलना कि यहाँ पे चारों के चारों मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो CH3 वो नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, ये अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, देखो पहले क्या करना है, जो प्लेन में है उसको कंसिडर करेंगे। कौन सा है प्लेन में, ये दोनों है प्लेन में, तो इन दोनों में प्रायोरिटी दो, ये 1 ये 2 हो गया। फिर इन दोनों को देखो, इन दोनों में प्रायोरिटी क्या होगा, ये होगा 3 ये होगा 4। इस तरह से नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो क्या हो गया, उसी तरह इसको देखो, ये हो गया 1 ये हो गया 2 एंड ये दोनों जो है यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे CH3, ये इस तरह से है ना, तो CH3 को क्या मिला है, 3 मिला है, इसको 4 मिला है, ठीक है। अब करो नोमेनक्लेचर इस तरह से करना था। ये क्या है हमारा CH3, यहाँ मतलब यहाँ पे 1 2 3 को दे दो, ठीक है। ये हो गया 1, ये बन गया हमारा 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4। तो अगर इसको हम रोटेट करेंगे ये इस तरह से रोटेट होगा, है कि नहीं, 1 से 2 2 से 3, ये किस तरह से घूम रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको और एक ट्रिक बताती हुई जाऊंगी, ये तो है बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रिक इसके हिसाब से जाएंगे। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 किस तरह से जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 इस तरह से जा रहा है, 4 को हाइब्रिड करो,
4 को कंसिडर नहीं करना है। 1 2 3 देखो 1 2 3 प्रायोरिटी उसी हिसाब से देना है, पहले प्लेन को देंगे फिर वेज डैश को देंगे। पहले दे दिया नंबरिंग कर लिए, फिर क्या करना है 1 2 3 के हिसाब से रोटेट करना है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर ये हाइड्रोजन हमारा अगर ये डैश में प्रेजेंट हो तो हमारा जो कंफिगरेशन आएगा हम वही करेंगे। कैसे 1 2 3 मतलब ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, एस आ रहा है तो ये एस ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता, यहाँ पे होता वेज में अगर हाइड्रोजन होता एंड डैश में CH3 होता एंड उसी तरह यहाँ पे CH3 एंड H होता, तो हम क्या करते, ये है 1 ये है 2 ये है 3 ये है 4, नंबरिंग कर लिए पहले प्लेन का नंबरिंग 1 2 देन डैश में जो है उसको 3 4 कर लिए। अब क्या करना है, रोटेशन करना है 1 2 3 कर लिए। लेकिन जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ पे है, वेज पे प्रेजेंट है। तो अब क्या करना है, हमें जो भी आएगा उसको रोटेट कर देना है। तो ये क्या आ गया 1 2 3 ये आ रहा है क्या, इस तरह से घूम रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस आ रहा है तो एस कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, आर पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये वाले फॉर्मूला हम नॉर्मल कायरल कार्बन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे है OH, यहाँ पे ले लो हमारा वेज पे प्रेजेंट है CHO एंड डैश पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, डैश में प्रेजेंट है हाइड्रोजन मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डैश में प्रेजेंट है। तो हमारा जो भी आएगा इसको हम यूज करके जो भी हम निकालेंगे, मतलब जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो वही रहेगा। यहाँ से इसको कन्वर्ट करके नहीं, कन्वर्ट अगर कर रहे हो आप किसी पे तो जैसे फॉर्मूला है उस तरह से करो। लेकिन हमें यहाँ से अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो नंबरिंग कर लो, ये बन जाएगा 1 ये बन जाएगा 2 ये बन जाएगा 3 ये बन जाएगा 4, है कि नहीं। घुमाओ इसे, क्या हो गया 1 से 2 2 से 3, इस तरह से घुमा, है कि नहीं। इस तरह से मतलब ये किस तरह से घूम रहा है, हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं। तो आर बन रहा है, इस तरह से घूम रहा है ना, इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज, तो आर आ रहा है कि नहीं, आर आ रहा है। एंड हाइड्रोजन क्या है, पीछे प्रेजेंट है, मतलब जो अगर वो डैश में प्रेजेंट हो तो जो भी हमारा आएगा कन्फिगरेशन वो वही होगा, चेंज नहीं करना है हमें। लेकिन अगर ये कन्फिगरेशन इस तरह से कुछ होता, ये यहाँ से CH3 यहाँ पे OH एंड जो यहाँ पे डैश में होता हाइड्रोजन एंड यहाँ पे होता अगर हमारा CHO, अगर इस तरह से होता तो हम इसको रोटेट करेंगे इस तरह से 1 2 3, तो ये इस तरह से घूमेगा, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा, आर आ रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो क्या है डैश में प्रेजेंट है, अगर आ रहा है हमारा लेकिन डैश में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी वेज में हमारा डैश में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। अगर वेज में आ रहा है हाइड्रोजन तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। अगर डैश में प्रेजेंट हो लोएस्ट ग्रुप तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम नंबरिंग करेंगे एंड रोटेट करेंगे, जो आ गया हमारा वो हो गया। लेकिन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर है तो आर ही रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एस आ रहा है तो एस ही रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन या लोएस्ट प्रायोरिटी जो भी हो, अगर वो लोएस्ट मतलब पीछे प्रेजेंट है, क्या है वो डैश में अगर प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन अगर वेज में आ गया तो जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमें क्या करना है, उसे चेंज कर देना है। आर है तो एस कर देंगे, समझ में आया, अगर एस है तो आर कर देंगे। ओके, बहुत इजी है, इसको लेके ये सारी ट्रिक्स है, आप इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो। आप मतलब क्लियर होने के लिए, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है कुछ मतलब अगर एंट्रेंस पे करना है तो टाइम की कमी होती है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और अब जाएंगे हम कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस तरह से हमने आलिन में किया, आलिन में क्या होता था, कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता था, फिर भी हम कर रहे थे क्योंकि वो कार्बन जैसे होता है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसी तरह से कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, एक प्लेन में आया था, एक हमारा वेज डैश में आ रहा था, उस तरह से हम कर रहे थे, जैसे भी हम मेथड को लेके। उसी तरह एक बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे और एक हमारा है बाईफिनाइल। देखो क्या है ये बाईफिनाइल, मतलब क्या है, ये दो बेंजीन रिंग एक जगह पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप प्रेजेंट है NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे SO3H, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल की तरह ले लो। ओके, तो इस तरह से अगर कुछ ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें ये पता है कि बेंजीन जो ग्रुप है, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन ग्रुप क्या होता है, प्लानर होता है। तो ये भी तो रहा प्लानर में, ये तो रहा प्लानर में,
तो इसको कैसे हम करेंगे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बेंजीन रिंग, ये भी प्लेन में रहा, ये बेंजीन रिंग, ये भी प्लेन में रहा, फिर ये क्यों दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर इस जगह पे मतलब बल्कि ग्रुप अगर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, यहाँ पे रिपल्सन के वजह से ये क्या होगा, अगर ये है इस तरह से प्लेन में तो ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, मतलब अगर ये इस तरह से है, ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे ग्रुप जो प्रेजेंट है इस तरह से है तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वेज एंड डैश कन्फिगरेशन आएगा। अगर ये दोनों प्लेन में है तो बाकी जो है, अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ये याद रखो, यहाँ पे NO2 हो, SO3 हो, HO, ब्रोमीन हो, ये सारे क्या है, बड़े बड़े ग्रुप जो है, अगर वो आ गया तभी रिपल्सन की वजह से वो घूमेगा, छोटे छोटे ग्रुप पे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या हो गया, वो उस एक रहेगा प्लेन में, एक को वो घुमा देगा। सिंगल बॉन्ड है ना, तो रोटेशन पॉसिबल है, इसको घुमा के क्या करेगा, एक वेज में डैश में आ जाएगा और बाकी दो रहेंगे प्लेन में। अब क्या करना है, सेम जैसे हम आलिन में किए थे, क्या किए थे, प्लेन में जो है उसको पहले नंबरिंग करेंगे, तो ये इन दोनों के हाइड्रोजन एंड NO2 के क्या आएगा, ये हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, NO2 को 1 मिलेगा। ओके, ये आपको पता है CIP रूल के हिसाब से। फिर देखेंगे SO3 एंड H को, ये यहाँ पे SO3H है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप SO3H एंड हाइड्रोजन को लिखेंगे अगर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ज्यादा प्रायोरिटी देन ये, तो 1 2 तो हम दे चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या करना है, रोटेट करना है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। किस तरह से रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि नहीं, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये बन गया 8। यहाँ पे क्या है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, क्या है, डैश पे प्रेजेंट है, तो जो है वही रहेगा आंसर। अगर ये हाइड्रोजन वेज में प्रेजेंट होता एंड SO3H अगर हमारा डैश में प्रेजेंट होता तो आज क्या होता, कन्वर्ट होके S हो जाता। ओके, उस तरह से एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहाँ पे एक बाइफिनाइल लिख लो, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लो ब्रोमीन, ठीक है, एंड यहाँ पे ले लो Cl ले लो, एंड यहाँ पे है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को सोचो कि ये है वेज में एंड Cl जो है ये है डैश में, इस तरह से ले लो। तो पहले क्या करेंगे, प्लेन को, तो प्लेन में ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, एंड ये दोनों में से Cl बनेगा 3, Cl एंड हाइड्रोजन में से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, क्लोरीन का, एंड H बनेगा 4। तो जो 4 है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, वो कहाँ पे है, वेज में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो भी हमारा आएगा उसको हम चेंज कर लेंगे। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, किस तरह से आ रहा है, इस तरह से, मतलब ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसा आ गया। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है, वेज में है, तो ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। समझ में आया। इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, वेज डैश मतलब कोई भी कायरल कार्बन ना हो, फिर भी वो अगर इस तरह से वेज डैश में दिखा रहा हो, क्वेश्चन आपको गिवन हो एंड RS नोमेनक्लेचर करने को बोलेगा, तो क्या करना है, पहले क्या करना है, प्लेन को नंबरिंग करना है प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2, देन बाकी जो वेज डैश में हो गए उसको 3 4 करना है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश में है तो जो भी हमारे रोटेशन के बाद आएगा, R हो या S हो वही रहेगा, लेकिन जो लोअर प्रायोरिटी होगा अगर वो वेज में आ गया तो जो हमारा आएगा उसको चेंज कर देंगे, R है तो S कर देंगे, S है तो R कर देंगे। समझ में आया। तो RS नोमेनक्लेचर के हमने काफी सारा चीज यहाँ पे खत्म कर ली है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।